एक झटके में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। कल ही उसकी शादी हुई थी और आज उसका पहला प्यार अभिमन्यु उससे बहुत दूर जा चुका था। सिया ने अपने सामने जब रखे खत को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसमें साफ साफ लिखा था कि तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता सिया। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मुझे बस धोखा दिया है। मुझसे इतनी बड़ी बात आखिर क्यों छुपाई? मुझे एक झूठे मक्कार इंसान के साथ नहीं रहना है, इसीलिए मैं इस शादी को मानने से इनकार करता हूं। तुम वो सिया नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था, तुम कोई और हो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। सिया को यकीन नहीं हुआ कि अभिमन्यु उसे छोड़कर जा सकता है। सिया को अच्छे से याद था कि जब वो कमरे में आई थी तब ये लेटर उसने बेड साइड टेबल पर देखा था। सिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अगर कल रात इस कमरे में मेरे साथ अभिमन्यु नहीं था तो कौन था? मैंने किसी और के साथ अपनी सुहागरात बिताई है। बाहर अचानक से तेज बारिश होने लगी। सिया को लगा जैसे बाहर होने वाली बरसात उसके अंदर उठे तूफान की तरह है, उसकी जिंदगी के इस तूफान की तरह जिसने एक दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। सिया ने अपनी आंखों से बह रहे आंसू पोंछे और अभिमन्यु को कॉल किया। एक बार, दो बार, न जाने कितनी बार सिया ने अभिमन्यु को कॉल किया होगा, पर अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सिया भी रुकने वाली नहीं थी। कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार अभिमन्यु ने फोन उठाया और फोन उठाते ही अभिमन्यु सिया पर बरस पड़ा। क्या है सिया, तुम्हें समझ नहीं आता कि जब इंसान फोन नहीं उठाता तो उसका मतलब क्या होता है? स्टॉप कॉलिंग मी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिया ने रोते हुए अभिमन्यु को समझाने की कोशिश की। देखो अभिमन्यु, मेरी बात समझो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। अभिमन्यु ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, फिर भी तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे धोखा दिया। सिया अब रोने लगी थी। उसने अभिमन्यु से कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया अभिमन्यु, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती, पर अभिमन्यु ने सिया को बीच में ही टोकते हुए कहा, पर क्या? सिया ने जवाब दिया, मुझे भी कल ही पता चला। इस बात ने अभिमन्यु का गुस्सा और बढ़ा दिया। उसने कहा, और ये बात तुम्हें शादी के बाद याद आई? हाँ? सिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, फोन रखो। सिया अपने और अभिमन्यु के रिश्ते को बचाने के लिए अब उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी थी। उसने कहा, अभिमन्यु प्लीज, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मुझे माफ कर दो। अभिमन्यु के गुस्से की जैसे कोई सीमा नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, सिया, बस बहुत हुआ, मैं इस शादी को नहीं मानता। अगर मुझे वो रिपोर्ट्स नहीं मिलते तो मुझे कभी ये सच्चाई का पता ही नहीं चलता। अब दोबारा मुझे कभी फोन मत करना। फोन की लाइन कट चुकी थी और उसके साथ साथ सिया के अरमान भी टूट चुके थे। बाहर तेज बिजली कड़की और उसके साथ साथ सिया के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। सिया के दिमाग में अब बस एक ही सवाल चल रहा था कि अब वो अपने घर वालों को और इस दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी, क्या जवाब देगी जब उसकी माँ उससे पूछेगी कि वो क्यों अपने मायके वापस आ गई, जहाँ सिया की दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। लेकिन सिया के घर में सब बहुत खुश थे। सिया को विदा करने के बाद उसकी रिश्तेदारों की विदा करने की तैयारी हो रही थी। तभी एक दूर की ननद बोली, आपने तो एक तरह से ठीक ही किया भाभी, पहले छोटी बेटी का रिश्ता मिल गया तो उसकी कर दी, जिम्मेदारी से फुर्सत हो गई, अब बड़ी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ लीजिए। सिया की माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे आजकल के बच्चों को तो आप जानती ही हैं, हमारी पसंद कहाँ पसंद आती है। जैसे सिया ने अपने लिए लड़का देखा, अपनी भी देख लेगी, आप चाय पीजिए ना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब सिया की माँ ने दरवाजे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। सिया आंखों में आंसू लिए अपने सामान के साथ वापस दरवाजे पर खड़ी थी। सिया की माँ का दिमाग चकरा गया। वो भागकर सिया के पास पहुंची और बिल्कुल धीरे से पूछा, सिया तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? सिया ने किसी तरह खुद के आंसुओं को रोकते हुए कहा, माँ अभिमन्यु को सब पता चल चुका है,
सिया की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सिया को अपने कमरे में जाने के लिए कहा और मेहमानों से बोली, अभिमन्यु को कुछ काम आ गया। देखिए, आजकल के बच्चे, काम ही नहीं छूटता इनसे। सिया की माँ के चेहरे की छोटी हंसी देखकर सब समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सब वहां से तो चले गए, पर सबके जाने के बाद सिया की माँ हॉल में बैठे बैठे अपना सर पकड़ चुकी थी। अब क्या करूं? अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको? इस लड़की ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। इतनी देर में सिया की बहन अवनी भी वहां पर आ गई। लिविंग रूम में माँ को परेशान देखकर उसने कहा, माँ क्या हुआ, तुम ये सर पकड़ कर क्यों बैठी हो? कमरे से बाहर आती हुई सिया को देखकर अवनी हैरान हो गई। वो सिया के पास गई और बोली, सिया ये सब क्या है? तू यहाँ पर क्या कर रही है? इससे पहले कि सिया कुछ कह पाती, उसकी माँ ने जवाब देते हुए कहा, ये क्या बताएगी? अभिमन्यु इसे छोड़ चुका है। हम कहीं के नहीं रहे अवनी। कल शादी में इतना खर्चा हुआ, वो कैसे भरूंगी ये सोचा भी नहीं था कि अब ये। सिया ने अपनी माँ से कहा, अब मैं क्या करूं माँ? आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं अभिमन्यु को कुछ ना बताऊं। लेकिन देखिए क्या से क्या हो गया। सच्चाई पता चलने के बाद आखिर वो मेरे साथ क्यों ही रहेगा? सिया की माँ ताना मारते हुए बोली, क्यों? तूने ही कहा था ना बहुत प्यार करता है तुझसे। अब प्यार भी खत्म हो गया? अवनी ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा, ओह माँ, एक तो ये इतनी परेशान है, ऊपर से आप क्यों आप इसे परेशान कर रही हैं? सिया की माँ रोते हुए बोली, मैंने इतनी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के इसकी शादी की और इसने। सिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी क्या गलती है माँ? अवनी ने दोनों को शांत करते हुए कहा, माँ आप चुप हो जाइए। और सिया, ये सब क्या चल रहा है? तू सच में बांझ है? बांझ लफ्ज सुनकर सिया पर जैसे बिजली सी टूट पड़ी और वो भी रोने लगी। अवनी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, अभिमन्यु से हम बात करेंगे। ऐसे कैसे वो तुझे एक छोटी सी चीज के लिए छोड़ सकता है? तू फिक्र मत कर, वो बस गुस्सा है तुझसे, लेकिन देखना वो वापस तेरे पास जरूर आएगा। अवनी की बातें सुनकर सिया की जान में जान आई। उसे लगा जैसे आखिरकार कोई है जो उसे समझता है। लेकिन आज तूफान सिर्फ सिया की जिंदगी में नहीं आया था, एक और शख्स था जिसकी शांत रफ्तार में चल रही जिंदगी में अचानक उथल पुथल मच गई थी। पुष्कर के ही दूसरे कोने में एक ग्लास कैबिन में बैठा श्लोक आंखें बंद किए चेयर पर सर टिकाए उस रात के ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसका फोन बज उठा। ये फोन उसके दोस्त अनुराग का था। श्लोक ने फोन उठाते ही बेचैनी भरी आवाज में पूछा, हेलो अनुराग, कुछ पता चला तुझे? 28 साल का नौजवान श्लोक मेहता कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि फैशन इंडस्ट्री की पहचान था। जितनी अच्छी उसकी डिजाइन्स थी, उससे कई ज्यादा अच्छा खुद श्लोक दिखता था। गोरा रंग, भूरी आंखें, गालों में हल्के डिंपल्स और सलीके से किए हुए बाल, जो आज इस बात को साफ साफ दिखाते थे कि 6 फीट का श्लोक किसी मॉडल से कम नहीं था। पर श्लोक की जिंदगी एक रात में ऐसी उलझ गई थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। फोन की दूसरी तरफ से अनुराग हिचकिचाते हुए बोला, यार श्लोक, होटल वालों से मेरी बात हुई, पर उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि उनके सिस्टम में कुछ एरर आ गई थी, जिस वजह से दोनों को सेम कमरा असाइन हो गया। श्लोक ने गुस्से में अपना हाथ पटकते हुए कहा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है उनसे? देख अनुराग, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो जाए, किसी की भी गलती, किसी भी हालत में मुझे उस लड़की से मिलना है। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। अनुराग ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, श्लोक, ये ना ही आसान है और ना ही हमारे लिए सही है। हमारी रेपुटेशन की बात है। श्लोक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उस लड़की का पता लगाना है। श्लोक की बेसब्री को देखकर अनुराग ने पूछा, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? इतनी कई लड़कियां तेरी जिंदगी में पहले ही आकर जा चुकी है। उस लड़की में इतना क्या खास है श्लोक? श्लोक ने कॉल काटा, अपनी आंखें बंद की। कैबिन में एक अजीब सन्नाटा था।
पर आंखें बंद करते ही श्लोक के सामने जैसे पिछली रात की तस्वीरें घूम रही थी। तभी उसने अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकाला जो पिछली रात उसकी वॉच में उलझ कर रह गया था। उस ब्रेसलेट में 2 मोती इन्फिनिटी साइन से जुड़े हुए थे। श्लोक ने ब्रेसलेट पर उंगलियां फेरते हुए बोला, तुम शायद कोई अप्सरा हो जो एक रात के लिए मेरी जिंदगी में आई और वापस उड़ गई। लेकिन जैसे इन्फिनिटी साइन के दोनों छोर अलग नहीं होते, तुम भी मुझ तक वापस जरूर आओगी। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। और फिर वो अपने ख्यालों में खो गया। उस अनजान लड़की की पीठ पर श्लोक की उंगलियां सिहर रही थी, जैसे हर लम्हा उसे सहेज लेना चाहता हो। उसने उसके बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन नशे की हालत में चूर श्लोक सिर्फ उसकी नज़दीकी में खुद को खोता जा रहा था। उसका खुद पे कोई काबू नहीं था। श्लोक एक झटके से जैसे उन यादों से बाहर आया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उस अनजान लड़की ने श्लोक के दिलो दिमाग पर जैसे काबू कर लिया था। बड़बड़ाता हुआ श्लोक खुद के इन ख्यालों में लड़ता बड़बड़ाता हुआ श्लोक खुद के इन ख्यालों से लड़ता हुआ बोला, कौन हो तुम? दुल्हन के जोड़े में थी तुम। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? किसकी होने वाली थी तुम? और तुम्हारा वो प्यार किसके लिए था? एक पल का सन्नाटा, फिर उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। लेकिन तुम्हारे एहसास ने मुझे पिघला दिया, वरना आज तक कोई भी लड़की मेरे इतने करीब नहीं आई। पता नहीं तुम्हारा सिंदूर किसके नाम का था, लेकिन तुम तो मेरी हो चुकी हो। यहीं पुष्कर में सिया के घर में सिया और बाकी सब परेशान बैठे थे कि तभी सिया के घर में एक दस्तक हुई। बैल के बजने से सिया के अंदर एक उम्मीद जागी। उसने जब दरवाज़ा खोला तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अभिमन्यु, तुम? अभिमन्यु ठीक सिया की आंखों के सामने खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि सिया के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मुझे अवनी ने बुलाया है, इसीलिए आया था। अवनी, जो कि थोड़ी ही दूर पर खड़ी थी, उसने कहा, देखो अभिमन्यु, मैं जानती हूँ मेरी बहन ने जो किया गलत किया, पर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, तुम दोनों ऐसे झगड़ो मत। अभिमन्यु ने कहा, अवनी, ये कोई झगड़ा नहीं है, सिया ने मुझसे बहुत बड़ा सच छुपाया है। यहीं खड़ी सिया की माँ ने कहा, बेटा देखो, पति पत्नी में तो ये सब होता रहता है। अभिमन्यु ने सिया की माँ को रोकते हुए कहा, नहीं आंटी, आज मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला, आपकी भी नहीं। सिया ने जो भी किया वो तो आप पहले से जानती थी ना, फिर भी आपने ये सब होने दिया। और सिया तुम, मैं यहाँ तुमसे बस एक चीज़ कहने आया हूँ, मुझे कॉल्स करना, परेशान करना बंद करो। सिया ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो अभिमन्यु। अभिमन्यु ने हाथ झटकते हुए कहा, नहीं सिया, अब नहीं, बहुत हो गया। मेरे प्यार का मुझे तुमने ये सिला दिया, झूठ। मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। सिया ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, आखिर मेरी गलती क्या है अभिमन्यु? मैंने जो भी किया बस इसीलिए था कि हम साथ रह सके। अभिमन्यु ने सिया की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती तो इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपाती सिया, कभी नहीं। क्यों छुपाया मुझसे सिया? कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, कि तुम एक बांझ हो। अभिमन्यु और सिया की इस लड़ाई में क्या जीत उनके प्यार की होगी? क्या श्लोक जान पाएगा कि कौन थी वो लड़की? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।